नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझको यकीन है कि अमित शाह जी आज उस पल को कोस रहे होंगे जब उन्होंने ऐलान किया था, मोदी जी को पटाया था, मोदी जी को समझाया था कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो। नाम नहीं चल रहा था शुरू में, मनोज सिन्हा का नाम चला था। मनोज सिन्हा आए थे बनारस से, बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए, पूजा पाठ करी। और उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट जो थे वो मनोज सिन्हा के अता पता मालूम कर रहे थे। ब्यूरोक्रेट तेज तर्रार होते हैं, तो कौन आदमी मनोज सिन्हा तक पहुंचा दे, इसकी जुगत में कई सारे ब्यूरोक्रेट लग गए थे। सबको लग रहा था कि मनोज सिन्हा तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। लेकिन फिर रेवेन का चश्मा लगाए हुए योगी आदित्यनाथ जी अचानक प्रकट हो गए कि साहब ये उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हैं। सब लोग चौंके थे। और मैं कई बार कहता हूं कि शेर की सवारी बड़ी खतरनाक होती है। जब तक आप सवारी कर रहे होते हैं तब तक आपको बड़ा मजा आता है कि शेर की सवारी कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जैसे ही उतरते हैं तो शेर आपको तुरंत खा जाता है। मैंने कहा कि ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति होती है, ये जो हिंदुत्व की राजनीति है, उग्र हिंदुत्व की राजनीति है, ये भी शेर की सवारी जैसा है। जिस समय आप कर रहे हो उस समय तो बड़ा मजा आ रहा है, आपको वोटों की फसल मिल रही है, आपको ब्रांड बना रहे हैं लोग। लेकिन जैसे ही इसके कमजोर पड़े आने का डर होता है तो ये हथियार आपके ऊपर ही इस्तेमाल होने लगते हैं। यही हुआ। योगी सरकार पार्ट 1 में योगी आदित्यनाथ ने अपना कद बढ़ाने का, एक विस्तार करने का एक नुस्खा निकाला। उत्तर प्रदेश के जो नौकरशाह थे, कुछ इर्द गिर्द रहने वाले, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद पानी चढ़ाना शुरू किया। ये होता है कि जो राजा होता है उसके आसपास ऐसे चमचों की फौज लग जाती है। ये चमचे उसको, राजा को दिन भर एहसास कराते रहते हैं कि राजा जी, आपके राज में तो सूरज डूबता ही नहीं है। लोग आपको भगवान मानते हैं। दिल्ली वाले राजा के साथ भी ऐसा हो रहा है और उत्तर प्रदेश वाले राजा के साथ भी ऐसा हुआ। योगी सरकार पार्ट 1 में ऐसे अफसरों की एक लंबी लिस्ट थी जो योगी आदित्यनाथ को समझाते थे, महाराज जी आपके अंदर तो वो काबिलियत है, जो आपके खिलाफ बोला हम उसको निपटा देंगे। अवनीश अवस्थी का नाम उसमें सबसे ऊपर था। प्रमुख सचिव गृह थे वो उस समय में, सूचना का काम उनके पास में था। और वो एक ही लक्ष्य था उनका, जो अखबार वाला उनके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खबर लिख के उस पर FIR करा दो। जो नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोले उसके यहाँ बुलडोजर चलवा दो। जो तहस नहस कर सकते हो करो। और उन्होंने, मुझे लगता है योगी सरकार पार्ट 1 में जितना नुकसान अवनीश अवस्थी ने किया योगी आदित्यनाथ का, उतना किसी ने नहीं किया। वो बड़ा भरोसा करते थे योगी आदित्यनाथ उन पे। यूपीडा का चेयरमैन बना दिया था। कहा गया था भाई तुम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाओ, तुम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाओ। और दोनों एक्सप्रेस वे में अवनीश अवस्थी के संरक्षण में भ्रष्टाचार की ऐसी गंगा बही जिसने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा डेंट डाल दिया। ये कहा गया था हम जो है आगरा एक्सप्रेस वे जो बना है उससे रेट कम करेंगे। और रेट कम करने में पूरे एक्सप्रेस वे की, पूर्वांचल की और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की ऐसी तैसी करके रख दी गई। साइड में छोटा कर दिया गया। अलग अलग मानक जो थे वो उसमें कम किए गए। कुछ खास ठेकेदारों को जो बाद में ब्लैक लिस्टेड फर्म हो गई, आरोप है, बड़ी चर्चा है कि उनसे करोड़ों रुपए की रिश्वत वसूली गई उनको ठेका देने के लिए। और पैसे का ट्रांजैक्शन विदेशों से किया गया कि परिजनों के नाम से विदेश में गए और विदेश से गिफ्ट आए। तो लंबी कहानी है खैर उसकी, लेकिन बहुत बदनामी हुई। और फिर हुआ भी है कि प्रधानमंत्री जब आए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, बड़े जोर शोर से आए, क्योंकि आगरा एक्सप्रेसवे बड़ा शानदार बना था। समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, नवनीत सहगल ने बनाया था, रिकॉर्ड टाइम से पहले बना दिया था। और उसकी भी, एक्सप्रेस की भी जांच करने के लिए जैसी ही सरकार बदली, अवनीश अवस्थी आया। तो अवनीश अवस्थी नवनीत सहगल के दुश्मन थे। तो नवनीत सहगल को बदनाम करने में, नवनीत सहगल को परेशान करने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। तो वो तुरंत एक्सप्रेसवे की जांच करने के लिए जुट गए थे। लेकिन नवनीत सहगल भी कम खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के जो आगरा के मेयर रहे हैं, जैन साहब, नवीन जैन, जो अब तो बहुत बड़ी पद पर पहुंच गए, उनको उसकी कंपनी को दे दिया गया था। जैसे ही जांच शुरू हुई उन्होंने दिल्ली शिकायत करी था मेरी जांच हो रही है। तो अवनीश अवस्थी के पेज कस दिए गए थे, जांच रुक गई थी। फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेस में धस गया।
फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया अवस्थी जी के सौजन्य से। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भी उद्घाटन किया, वो एक्सप्रेस भी धँस गया। बदनामी हुई योगी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की भी बदनामी हुई। लेकिन इसके पार्ट अलग जाके योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को एक बड़े हिंदुत्व के चेहरे के रूप में देश भर में स्थापित किया। देश के अलग-अलग राज्यों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड होने लगी। जो उग्र हिंदुत्व है, जो आरएसएस का उग्र हिंदुत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी का उग्र हिंदुत्व है, उसके वो चेहरा बन गए। नरेंद्र मोदी तो तब भी मुसलमानों को पटाने के लिए कम से कम कुछ भाषण दे दिया करते थे। कभी वो दुबई में चले गए, कभी सऊदी में गए तो वहाँ पे मस्जिद में चले गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होके कह देते थे, भई मैं ईद नहीं मनाता। वो एक लाइन ले रखी थी उन्होंने, उग्र हिंदुत्व की, वो लाइन पे चलने लगे। और जब उनके चमचे अफसरों ने कहना शुरू किया योगी जी से कि आप प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, तो दिल्ली के कान खड़े हुए। तब अमित शाह के कान खड़े होने शुरू हुए कि यार ये तो मेरी कुर्सी, जो सहज कुर्सी है, मोदी के बाद मेरा नंबर, वहां पे ये अपनी निगाह गड़ा रहे हैं। तब टकराव शुरू हुआ दिल्ली का और उत्तर प्रदेश का। लेकिन इस टकराव से योगी का कद कम नहीं हुआ, बढ़ गया। हालांकि सरकार चलाने के लिए दिल्ली ने योगी आदित्यनाथ के पेच कसने शुरू कर दिए। डीजीपी योगी आदित्यनाथ के मनपसंद का नहीं हुआ, बड़ा विवाद चला। चीफ सेक्रेटरी लगातार उन्होंने एक लंबे समय से पार्ट 2 में भी दुर्गा शंकर मिश्रा जी को बना दिया। हालांकि अफसर बहुत अच्छे हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, लेकिन केंद्र के ने बनाया उनको और एक के बाद उनको एक्सटेंशन देने लगे। योगी आदित्यनाथ को बड़ा खराब लगता था कि वो अपने मन का चीफ सेक्रेटरी नहीं चुन सकते थे और ये लड़ाई बढ़ती चली गई। इस लड़ाई के बाद में अब पार्ट 2 आया और पार्ट 2 के चुनाव से में जब आया तो लोकसभा चुनाव आए और लोकसभा चुनाव से पहले ये बात आम हो गई कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 300 सीटों से ज्यादा मिली तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। खूब चर्चा हो गई। मैं अरविंद केजरीवाल से मिला था, मैंने उनका इंटरव्यू किया तो अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा कि आप लिख के रख लीजिएगा, अगर 300 पार इनकी हो गई, होगी तो नहीं, लेकिन अगर हो गई गलती से, कुछ खेल से, कुछ जुगाड़ से, तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। मैंने उनसे कहा भी आप आग लगा रहे हो, जानबूझ के छोका लगा रहे हो दोनों के बीच में। बोला आप देखते रहिएगा, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। ये बात योगी आदित्यनाथ भी जानते थे कि अगर 300 पार हो गई तो उनका उत्तर प्रदेश में बना रहना मुश्किल है। पहले भी योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा हुआ था कि 200, 150, 200 विधायक धरने पर बैठ गए तो ये कहा गया था, ये माना गया था कि ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये आग लगाने की कोशिश है दिल्ली की। इस बार जब चुनाव के नतीजे आए तो चुनाव के नतीजे बीजेपी के पैरों के तले जमीन खिसका गए। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को धूल चटा दी। बहुत बहुत खराब रिजल्ट है, किसी ने सोचा नहीं था। और उत्तर प्रदेश के खराब रिजल्ट ने मोदी जी को जिंदगी की सबसे बड़ी करारी पराजय का चेहरा दिखा दिया, समय को की पराजय दिला दी। सोचा नहीं था मोदी जी ने कि कभी उत्तर प्रदेश में उनका यह हाल हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें हारेंगे कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ तो हुआ ऐसा ही। मन में टीस आ गई कि भाई उत्तर प्रदेश ने मेरा एक स्वाभिमान, मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। मोदी के दिमाग में आई ये बात। फिर कारणों की समीक्षा देखी जाए लगी, भाई हुआ क्यों। हुआ तो सबसे बड़ा मुद्दा संविधान के मुद्दे पे था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो ऐलान ही कह दिया कि अगर ये 400 पार का नारा नहीं होता, संविधान बचाने की बात नहीं होती, तो शायद इतना बुरा रिजल्ट नहीं आता। तो मतलब सीधा सीधा उन्होंने मोदी के चेहरे पे, मोदी के नाम पर एक दांव चल दिया कि भाई आपने 400 पार का नारा दिया तो आप भुगतो अपना। लेकिन उत्तर प्रदेश में मोदी को और शाह की जोड़ी को समझ आ गया कि अब योगी आदित्यनाथ के पर कतरने हैं। अब वो समय आ गया कि जब योगी आदित्यनाथ को किसी ना किसी तरह घेरे में लाना है। तब देश की गोदी मीडिया को लगाया गया कि अब योगी सरकार को बदनाम करो, योगी सरकार को परेशान करो। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि दिल्ली की कुछ ऐसी नीतियां थी जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को बढ़ावा मिलता है और ये माना जाए कि दिल्ली की नीतियों की वजह से यूपी में हार हुई। तब गोदी मीडिया को कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में हरेन जोशी हैं, बहुत ताकतवर हैं, वही मीडिया को मैनेज करते हैं, वही मीडिया को फोन करते हैं। कहा गया कि हरेन जोशी जी की तरह से डिक्टेट किया गया, हालांकि इसका कोई सबूत तो नहीं होता है। डिक्टेट किया गया कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खबरें चलाई जाए। तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में एक
राजू दास का कांड बहुत उछाला गया। राजू दास एक अपराधी किस्म का सन्यासी है, अपने आप को वो हनुमानगढ़ी के एक जगह का वो अपने आप को पीठाधीश बताता है। हालांकि इस तरह के तमाम अपराधी अयोध्या में आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे हैं, लेकिन वो संत महात्मा बने हुए हैं, गनर लेके चलते हैं, बंदूक राइफल लेके चलते हैं, निपट गुंडे होते हैं, निपट अपराधी होते हैं। उनकी बातचीत से, उनकी शैली से, उनके क्रियाकलाप से, उनके कर्म से ये बात बिल्कुल साफ होती है, गुंडे हैं, सड़क छाप गुंडे हैं। इन्होंने बस केवल गेरुए वस्त्र पहन लिए हैं और आचरण इनका अभी भी गुंडों वाला है। उनके मुंह से जो किसी की हत्या की बात करेंगे कि इसको मर जाना चाहिए, इसकी हत्या कर दो, इसका गला काट दो। अब बताओ, ऐसा बात करने वाला कोई सन्यासी होता है? मेरे एक मित्र हैं बड़े अच्छे, वो मुझसे बहुत नाराज हो गए। एक राम भद्राचार्य जी, आंखें नहीं है उनकी। इतने गंदे, इतने घिनौने बयान दिए उन्होंने, समाजवादी पार्टी को लेकर दिया, अखिलेश यादव को दिया। मैंने कहा ये कैसा घिनौना आदमी है। मुझे उसके बयान देने में कोई समस्या नहीं है। कोई भी नेता किसी भी पार्टी के खिलाफ बयान दिए, मुझसे क्या मतलब हो, चाहे समाजवादी पार्टी को गाली दे, कांग्रेस को दे, बसपा को दे। लेकिन जब कोई गेरुए वस्त्र पहना वो व्यक्ति किसी की हत्या की बात करता है तो मुझे गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि हम सम्मान करते हैं, देश में गेरुए वस्त्र का सम्मान करते हैं। और गेरुए वस्त्र पहने हुए अगर गुंडे निकल के नीचे निकल के आते हैं उसके अंदर, चाहे वो आशाराम हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे कोई और नंद हो, तो फिर लगता है कि इनके प्रति जो सम्मान था वो तो इनके गेरुए वस्त्र के लिए सम्मान था ना। गेरुए वस्त्र के पीछे छुपे हुए इन भेड़ियों का क्या किया जाए, तो खराब लगता है। तो ऐसे ही एक राजू दास है, वहां की जिलाधिकारी की तारीफ करूंगा। उन्हें दो मंत्रियों के सामने कैबिनेट के दो मिनिस्टर सामने बैठे थे, उनके सामने राजू दास की बिल्कुल औकात सामने ला दी, हड़का दिया राजू दास को। भाव ये था कि तुम गुंडे हो कि तुम किसी ब्यूरोक्रेट से ऐसे अटकोगे। अब वो मौका मिल गया गोदी मीडिया को और डीएम ने उसके राजू दास के क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी लिस्ट निकाल दी, गनर भी हटा दिए। अब तब वो पूरी गोदी मीडिया ये साबित करने में लगी हुई कि साहब यूपी की अफसरशाही ने चुनाव हरवाने में बहुत बड़ा काम किया। ये बात बिल्कुल मैं कुछ हद तक मानता भी हूं, ऐसा बिल्कुल ठीक है। यूपी के ब्यूरोक्रेट्स ने चुनाव हरवाने में कम बड़ी भूमिका अदा नहीं करी। योगी सरकार के पे ये आरोप है, और ये आरोप ही नहीं है, मैं कुछ मामलों में मानता हूं सही भी है कि यूपी के ब्यूरोक्रेट ने पूरी सरकार की ऐसी तैसी करके रख दी है। मैंने अपने पिछले 15 सालों के जीवन में, जो मैं उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से मुख्यमंत्री कार्यालय को देखता हूं, कोई मुख्यमंत्री कार्यालय का ऐसा बदनाम अफसर नहीं रहे, ऐसी खराब नौकरशाही नहीं रही जिसने किसी पूरी पार्टी को मटिया मेट करके रख दिया। ब्यूरोक्रेट को लगता है कि अब हम बादशाह हैं। उसके पीछे कारण यह है कि इन ब्यूरोक्रेट ने बड़ी सफाई से मुख्यमंत्री की और विधायकों के बीच में दीवार पैदा कर दी। शुरुआत में मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे विधायकों से, विधायकों की नाराजगी थी। वो आजकल आप देख रहे होंगे सीएम ऑफिस यूपी का ट्विटर हैंडल, पहले नहीं होता था, रोज एक विधायक से मुलाकात के फोटो डालते हैं, आज ये विधायक मिले, आज इसके अध्यक्ष मिले, आज ये विधायक जी आए, आज ये विधायक जी आए। पहले नहीं करते थे। अब योगी आदित्यनाथ भी समझ गए कि उनकी इस बात को प्रचारित कर रहा है गोदी मीडिया, तो योगी आदित्यनाथ ने भी विधायकों से मिलकर और उनको ट्वीट करके बताने की, जनता को मैसेज देने की, दिल्ली को मैसेज देने की कि मैं तो हर विधायक से मिल रहा हूँ। तो बाद में कर रहा था कि जब इस तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार को दिल्ली की मीडिया ने बदनाम करने की कोशिश की, ये कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ की कमी है, योगी आदित्यनाथ के बीच में संवाद की कमी, संगठन और सरकार के बीच में कमी। और साहब ये बताया गया, गोदी मीडिया ने चलाया कि समीक्षा के दौरान प्रदेश बीजेपी ने ये रिपोर्ट सौंपी। अब मुझे बताओ, संगठन और सरकार में कमी, संगठन के उस रिपोर्ट में यह भी था कि भाई संगठन के कार्यकर्ताओं से पार्लियामेंट में संवाद नहीं हो पाया। तो ये किसकी कमी है? ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे थे, भूपेन्द्र चौधरी? वो खुद क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक लॉबिंग करने में जुटे हुए थे? भूपेन्द्र चौधरी जिस इलाके से आते हैं वहां पे भारतीय आसपास भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण क्या है? उनको तो भूपेन्द्र चौधरी को तो इसलिए लाया गया था, वो जाट हैं। कितने जाटों के वोट डलवा लिए उन्होंने? क्यों हरिंद मलिक जीत गए और बालियान हार गए? हकीकत यह है कि इतनी ज्यादा जूतों में दाल बटने लगी थी बीजेपी के अंदर, एक खेमा योगी आदित्यनाथ का और एक योगी आदित्यनाथ के विरोध का। ये लड़ाइयां बढ़ने लगी थी और दिल्ली इसमें हवा डाल रहा था, छौका लगा रहा था। तो जब योगी आदित्यनाथ ने देखा कि दिल्ली मान नहीं रहा है, दिल्ली हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो उन्होंने भी कहा कि भाई अब आर पार कर ही लिया जाए,
निपटा लिया जाए, जो होगा वो देख लिया जाए। तो ये जो वो आपको मैं चेहरा दिखा रहा हूँ, ये मनोज ये बीच में जो आपको चेहरा दिखेगा, ये योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला करते हुए ये कहा कि भाई इनको अब आर पार की लड़ाई लड़नी है, तो अब कुछ डिसीजन ऐसे करने पड़ेंगे जो ये बताए कि भाई हम हमारी सरकार में हम ही चलाएंगे स्थिति। ये एक वीडियो देख रहे हैं आप, मनोज कुमार सिंह हैं जिनको आज चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, और दूसरे दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर मिश्रा जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी थे, जिनको लगातार एक्सटेंशन दिया गया, और उसके बाद में दिल्ली ये प्लानिंग कर रहा था कि दुर्गा शंकर मिश्रा को एक बार फिर एक्सटेंशन दे। तब तक ये बात 30 जून तक कार्यकाल था दुर्गा शंकर मिश्रा का। उसके बाद तैयारी होती है। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने मनोज कुमार सिंह को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। ये मनोज कुमार सिंह के आपने अभी चेहरे देखे थे। मनोज कुमार सिंह पहले आईडीसी थे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कृषि उत्पादन आयुक्त थे वो। और ये दोनों दोनों जने मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे। एक मौजूदा चीफ सेक्रेटरी, और मैं अपनी टीम से कहूंगा स्क्रीन हाफ स्क्रीन पे लगाइए, इसका फोटो को हाफ स्क्रीन पे करिए अगर पॉसिबल हो सके तो। इस फोटो को चलते रहने दीजिए। तो ये दो फोटो आप देख रहे हैं, एक दुर्गा शंकर मिश्रा का और एक मनोज कुमार सिंह का। योगी आदित्यनाथ इन मनोज कुमार सिंह को बहुत पहले से चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते थे उत्तर प्रदेश का। मनोज कुमार सिंह योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी अफसर हैं। दिल्ली ने टंगड़ा ये लगाई, और दिल्ली के कुछ गोदी मीडिया के लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया कि भाई जब मनोज कुमार सिंह के खिलाफ एक भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी यूपी सरकार से, तो ये बात बहुत तेजी से सुबह से फैलाई गई और कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में खुद सीबीआई ने अनुमति मांगी हो, मुकदमा चलाने की सरकार से अनुमति ना मिली अलग विषय है, लेकिन अगर सीबीआई एक बार भ्रष्टाचार के मामले में ये साबित कर रही है ये व्यक्ति अपराधी है, इससे मुकदमा चलाने की अनुमति दे दो, तो ये बड़ी बात है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा तो एक खराब मैसेज जाएगा। दूसरा, दिल्ली को यह भी समस्या थी कि भाई वो ठाकुर हैं। इस समय जब पीडीए की लड़ाई की बात चल रही है, पिछड़े दलित की बात चल रही है, फिर ठाकुर चीफ सेक्रेटरी बना देने से मैसेज खराब जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ देख रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि डीजीपी को हो, चीफ सेक्रेटरी को हो, ये बातें चलती हैं, कवायद चलती हैं, और फिर दिल्ली अपने मर्जी थोप देता है। तो मेरे सूत्र बता रहे थे इस बार योगी आदित्यनाथ से दिल्ली से पूछा ही नहीं, और सीधे मनोज कुमार सिंह को चीफ सेक्रेटरी बनाने का आदेश जारी कर दिया। अब ये लड़ाई का और बड़ा कारण बना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में लड़ाई कम नहीं है। वहां एसपी गोयल हैं जो सालों से मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, उनको लेकर तमाम किस्से चलते रहते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नौकरशाही के कुछ नौकरशाह ऐसे खड़े कर दिए हैं जो उनके बहुत प्रिय हैं, और उन पे भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आरोप हैं, लेकिन एसपी गोयल का हाथ है तो उनके लिए कुछ कहता नहीं, वो बदनामी योगी सरकार की होती है। अब जैसे एक आईएएस है अजय द्विवेदी, उस लखनऊ में नगर आयुक्त रहे थे वो, और मैंने अपनी जिंदगी में कोई नौजवान आईएएस इतना अफसर इतना भ्रष्ट देखा नहीं। इतने भ्रष्टाचार की किस्से उसके मैंने सुने नहीं जितने अजय द्विवेदी के थे। मैं हैरान भी होता था, मेरे जो सीनियर आईएएस अफसर है मैं उनसे बात भी करता था कि आजकल के नौजवान आईएएस अफसरों को क्या हो गया है। नगर आयुक्त की पोस्ट उन्होंने अजय द्विवेदी की बड़ी शुरुआती पोस्ट थी। मैंने कहा इतना करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप इस नौजवान अफसर पे लग रहे हैं, कैसे कैसे ये लोग नौकरी कर रहे हैं, लखनऊ में नौकरी कर रहे हैं। कई बार बड़े बड़े अखबारों में छपा, तमाम एजेंसियों से कमीशन का मामला, अपने घर पे खाली चेक बुक पे साइन करा के रखते थे, ठेकेदार कमीशन दे जाता था तो पैसे दे दिया करते। तो मतलब एक कम से कम 2 दर्जन शिकायतें ऐसी होंगी जो अजय द्विवेदी की गई। जब मामला ज्यादा खुला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा मामला, तो बीच में आगरा भेजा गया था, लेकिन जब मामला ज्यादा खुला तो उनको कृषि उत्पादन आयुक्त में अटैच कर दिया गया। लेकिन एसपी गोयल प्राण दिए हुए थे कि भाई मेरा चेला है, इसको डीएम बनना चाहिए। अब बात ये आ रही थी, बस कई लोग कहते नहीं भाई योगी आदित्यनाथ जब तक है तब तक अजय द्विवेदी तो डिबेट डीएम बनेंगे नहीं कहीं पे भी। लेकिन परसों से एक दिन पहले शायद अजय द्विवेदी को श्रावस्ती का डीएम बना दिया गया, जहां पे नृपेंद्र मिश्रा का बेटा चुनाव लड़ा था। अब आप सोचिए, जो उत्तर प्रदेश में सबसे भ्रष्ट आईएएस के रूप में जिसकी गिनती है अजय द्विवेदी की, अगर वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में डीएम बन जाएगा, श्रावस्ती का ही है शायद, श्रावस्ती जिले का डीएम बन जाएगा,
तो फिर कैसे माना जाए? अब क्या योगी आदित्यनाथ को तो याद भी नहीं होगा कि यार ये वही भ्रष्ट अफसर है? ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? ये ज़िम्मेदारी थी चीफ सेक्रेटरी की, बताया कि भई अजय द्विवेदी नाम का भ्रष्ट अफसर है। तमाम नगर आयुक्त जब था तो इसने करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसको जिले में भेजने से खराब मैसेज आएगा। लेकिन कोई नहीं पूछने वाला, डीओ मुख्यमंत्री को याद नहीं होगा, तो एसपी गोयल ने और फाइल चलाई वो डीएम पोस्टों को। ऐसे में एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं आपको 1-2 दिन में और ऐसे तमाम भ्रष्टाचार वाले अफसरों की लिस्ट बताऊँगा। मैं एसपी गोयल के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी शिकायत की गई। वो कागज़ात भी 1 या 2 दिन में मेरे ऑफ़िस में आ जाएँगे। जब अगर आ गए, तो मैं उनको दस्तावेज़ के संग बताऊँगा कि नोएडा में एक बहुत बड़े ज़मीन घोटाले में एसपी गोयल का नाम है। एसपी गोयल के भाई वन विभाग में तैनात हैं। उनके ऊपर वन विभाग वाले जो साहब हैं उनके ऊपर लंबे-लंबे खेल के आरोप हैं और एसपी गोयल साहब के सिंगापुर के कुछ रिश्तों की बात सामने आई है। तो ये योगी आदित्यनाथ भले पैसे ना लेते हों, लेकिन अगर उनके इर्द-गिर्द रहने वाले अफ़सरों में इस तरह के भ्रष्टाचार का संदेश आएगा, अगर उनकी नाक के नीचे एसपी गोयल आईएएस अफसरों की तैनाती कर रहे हैं और वो आईएएस अफसर इतने भ्रष्ट होंगे तो बदनामी तो सरकार की होगी। लेकिन आज मनोज कुमार सिंह को चीफ सेक्रेटरी बना के योगी आदित्यनाथ ने 2 बातें क्लियर कर दी। एक तो ये कि अब वो सरकार अपने मन से चलाएँगे। उन्हें चिंता नहीं है पिछड़ों की, दलितों की बात कोई आपको करनी हो, गोदी मीडिया खुद चलाए। मनोज कुमार सिंह उनके पसंदीदा अफ़सर थे। उन्होंने उन्हें चीफ सेक्रेटरी बना दिया। उन्हें कोई योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सीबीआई ने उन पे भ्रष्टाचार की अनुमति माँगी, नहीं माँगी। मैं ये बात भी सही है मनोज कुमार सिंह मेहनती हैं। तमाम बातों के अलावा ये बात सही है कि मेहनती हैं, दबंग हैं, सुनते नहीं है किसी की, दबते किसी की नहीं है। आईडीसी वगैरह के सब चार्ज पे रहेंगे। लेकिन पूरे लखनऊ से दिल्ली तक पॉलिटिकल गलियारों में ये बात आज चर्चा का विषय बन गई कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को उसकी भाषा में जवाब दे दिया। अब ज़ाहिर है कि इस तरह की बातें छुपती नहीं हैं, इनकी चर्चा बहुत होती है। तो लखनऊ से दिल्ली तक ऐसी बातों की चर्चाएँ गरम रहेंगी और ये राजनीति आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जिस तरह दबाने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह मोदी सरकार की मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल ने सीधा योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी है कि नौकरियों में पिछड़ों की, दलितों की उपेक्षा हो रही है। आज लखनऊ भर में अनुप्रिया पटेल के होर्डिंग लग गए हैं। अनुप्रिया पटेल एक रैली करने जा रही हैं, यहाँ पे जयंती मनाने जा रही हैं। तो ये जो राजनीति हो रही है पिछड़ों के नाम पर दाएँ-बाएँ घेरने की योगी आदित्यनाथ को, तो अब योगी आदित्यनाथ भी साफ-साफ जवाब देने में जुट गए हैं, ये रे अपनी लपुट कमरिया बहुत ना जचायो। मेरे एक मित्र बता रहे थे कि एक दिल्ली के पत्रकार मित्र हैं कि योगी आदित्यनाथ को संदेशा भिजवाएगा कि आप इच्छुक हो तो दिल्ली मंत्रालय को ही महत्वपूर्ण संभाल लीजिए, क्योंकि यहाँ खराब स्थिति हो रही है, किसी पिछड़े को बात हो रही है। इसकी भी मैं बहुत जल्दी बताऊँगा आपको डिटेल। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया कि आपको मुख्यमंत्री किसी और को बनाना है तो मैं गोरखपुर चला जाऊँगा। तो योगी आदित्यनाथ भी अपने तेवर में आ गए हैं, उनको पता है कि वो हिंदुत्व के बड़े ब्रांड बन चुके हैं, उन पे हाथ डाला गया तो नतीजे खतरनाक होंगे। तो यूपी और दिल्ली की इस लड़ाई को मैं आपको बताता रहूँगा। आपको अच्छा लगे चैनल तो चैनल को जॉइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।